हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं गुणसूत्र पर यानी क्रोमोसोम पर यानी कोशिका के केंद्र के अंदर जो गुणसूत्र होता है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण संरचना है। गुणसूत्र के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और यहाँ स्पेशली अगर हम 11th-12th की बात करें यानी 11th क्लास का और नीट के इस पर्पज़ से बात करें तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही जो अदर कॉम्पिटिशन है जिनके अंदर ये 11th-12th का बायोलॉजी का जो सिलेबस आता है उनके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। तो आज की क्लास में हम गुणसूत्र के बारे में पढ़ने वाले हैं। गुणसूत्र दिखने में कुछ ऐसा होता है। तो आइए फ्रेंड्स, क्लास स्टार्ट करते हैं। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें तथा बेल आइकन को दबा दें। आने वाली वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे और साथ में इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो देखिए, हम केंद्र के अंदर तीसरा पार्ट पढ़ रहे हैं और वो है गुणसूत्र। तो हम सबसे पहले बात करेंगे कि गुणसूत्र क्या है। यानी गुणसूत्र की अगर हम परिभाषा की बात करें या फिर उसकी संरचना के बारे में या उसके बारे में जानकारी लेना चाहें तो बोले व्हाट इज क्रोमोसोम, गुणसूत्र क्या होते हैं। तो हम यहाँ बात करेंगे गुणसूत्र हैं वो क्रोमेटिन का ही रूप है। गुणसूत्र किससे बना हुआ है? क्रोमेटिन से ही। हमने क्रोमेटिन पढ़ा था जो धागेनुमा संरचना है। अब ये क्या है? गुणसूत्र क्रोमेटिन का अत्यधिक संघनित रूप है, हाईली कोइल्ड रूप है। यानी वही क्रोमेटिन जो है अब ज्यादा संघनित हो गया है। और अब यहाँ पर कह सकते हैं कि कोशिका के जो कोशिका विभाजन की दो अवस्थाएं होती हैं, एक अंतरावस्था और एक विभाजन अवस्था। अंतरावस्था को हम इंटरफेज बोलते हैं। तो इंटरफेज में क्रोमोसोम नहीं दिखते हैं, गुणसूत्र दिखाई नहीं देते हैं। लेकिन विभाजन अवस्था जिसको माइटोटिक फेज या एम फेज बोलते हैं उसमें ही गुणसूत्र दिखते हैं। यानी अंतरावस्था के दौरान गुणसूत्र दिखाई नहीं देते। उस समय आनुवंशिक पदार्थ किसके रूप में होता है? क्रोमेटिन के रूप में होता है। और विभाजन अवस्था के दौरान यही क्रोमेटिन किस में बदल जाता है? गुणसूत्र में बदल जाता है। तो आइए दोस्तों देखते हैं इसमें गुणसूत्र की सर्वप्रथम खोज किसने की। तो हम बोलेंगे सबसे पहले गुणसूत्र को देखा किसने देखा? बोले होफमिस्टर और कार्ल नगेली ने देखा। और किसमें देखा? पीएमसी यानी जो पोलन मदर सेल है, पराग मात्र कोशिका। कौन सी? पराग मात्र कोशिका। पराग मात्र कोशिका में देखा, पोलन मदर सेल में सर्वप्रथम देखा। लेकिन यहां खोज का जो श्रेय है वो जाता है स्ट्रासबर्गर को। खोज का श्रेय स्ट्रासबर्गर को जाता है। और ऐसे ही गुणसूत्र जो शब्द है, गुणसूत्र जो टर्म है, ये वाल्डेर नाम के साइंटिस्ट ने दिया। तो यहाँ पर कुछ ये रोचक जानकारी है और ये कुछ फैक्ट्स हैं जो डायरेक्ट कई बार क्वेश्चन बन के आते हैं। अब हम देखते हैं गुणसूत्र के बारे में और देखते हैं गुणसूत्र की आकार यानी इसका साइज कितना होता है। तो दोस्तों यहाँ देखो, गुणसूत्र का साइज हमने 0.5 से 32 माइक्रोमीटर यानी इतना इसका आकार होता है। ऐसे आकृति की बात करें तो ये सलाकानुमा होती है यानी रोड शेप होता है। जैसा कि हम आगे देखने वाले हैं चित्र में, अभी आपने देखा होगा कि ये रोड शेप होता है यानी इस तरीके का दिखता है। ठीक है ना, रोड शेप यानी सलाकानुमा दिखता है। तो अब यहाँ गुणसूत्र के अध्ययन अगर हम करें तो गुणसूत्र का अध्ययन विभाजन अवस्था के अंदर ही होगा, क्योंकि विभाजन अवस्था के दौरान ही गुणसूत्र दिखाई देता है। तो विभाजन अवस्था की कौन सी अवस्था के दौरान गुणसूत्र का अध्ययन सबसे बेस्ट हो सकता है, स्टडी को बेस्ट किया जा सकता है? बोले मेटाफेज में। ठीक है ना, ये काफी फेमस क्वेश्चन है। ऐसे ही गुणसूत्र की जो आकृति है वो कब दिखाई देती है, मूल रूप से जो शेप है वो कब दिखाई देती है? तो बोले एनाफेज में दिखाई देती है। इसलिए गुणसूत्र की आकृति का अध्ययन हम एनाफेज में कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक जनरल स्टेटमेंट है कि जो सामान्यतः जो पादप के जो गुणसूत्र होते हैं वो आकार में जंतु गुणसूत्रों से बड़े होते हैं। यानी पादप कोशिका के अंदर जो गुणसूत्र हैं वो जंतु कोशिकाओं के गुणसूत्रों से आकार में काफी बड़े होते हैं। लेकिन संख्या की बात करें यानी नंबर ऑफ क्रोमोसोम यानी गुणसूत्रों की संख्या की बात करें दोस्तों, तो हम यहाँ बोल देंगे कि जंतु कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या पादप कोशिका की तुलना में अधिक होती है। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको याद रखना है। अब यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट जो नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकता है, हम अभी आगे वाले इसमें फैक्ट में देखेंगे कि इसमें बहुत सारे जो जंतुओं या पादपों के बारे में उनके अंदर पढ़ेंगे कि कितने गुणसूत्र होते हैं, गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है। तो यहाँ पर हम एक स्टेटमेंट है जो काफी इंपॉर्टेंट है। गुणसूत्रों की संख्या जो है ना, चाहे कितनी भी हो किसी सजीव में, है ना, गुणसूत्रों की संख्या कितनी भी हो, वो सजीव के आकार व उसके शरीर की जटिलता से उसका कोई संबंध नहीं होता। यानी इसका मतलब गुणसूत्रों की संख्या का सजीव के आकार व जटिलता से कोई संबंध नहीं होता। मतलब यहाँ पर साइज और कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म है वो गुणसूत्रों की संख्या पर डिपेंड नहीं करती है। यानी मान लीजिए किसी में गुणसूत्रों की संख्या ज्यादा है तो उस जंतु या उस पादप का आकार बड़ा नहीं हो सकता। ऐसा नहीं कह सकते बड़ा आकार होगा। यानी गुणसूत्र संख्या ज्यादा होगी तो बड़ा आकार होना जरूरी नहीं है। ऐसे ही आप कह सकते हैं गुणसूत्र संख्या ज्यादा होगी तो शरीर में जटिलता होना जरूरी नहीं है। तो ये स्टेटमेंट काफी इंपॉर्टेंट है, ये यूटिलाइज हो सकता है। अब देखिए, हम यहाँ बात करेंगे, हमने पढ़ा था क्रोमेटिन पढ़ा था। तो देखिए ये क्रोमेटिन है। ये क्या है? क्रोमेटिन है। ये क्रोमेटिन है।
अब दोस्तों क्रोमेटिन हमने पढ़ा था कि क्रोमेटिन कोशिका के अंदर धागेनुमा संरचनाएं हैं। कैसी हैं? धागेनुमा संरचनाएं। और ये धागेनुमा संरचनाएं बोले किससे बनी हुई है? बोले डीएनए से बनी हुई है और हिस्टोन प्रोटीन से बनी हुई है। इन दो चीजों से मूल रूप से बनी हुई है, डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन। तो यहाँ देखेंगे ये हिस्टोन प्रोटीन है, ये जो गोला गोला दिख रहा है हिस्टोन प्रोटीन है और इस पे डीएनए लिपटा हुआ है। तो इस तरीके से ये डीएनए से बनी हुई संरचना है और डीएनए से ही आप कह सकते हैं क्रोमेटिन बना हुआ है। लेकिन क्रोमेटिन जो धागेनुमा संरचना और ज्यादा कंडेंस होकर इस तरीके से बन जाती है और इसी को बोल रहे हैं हम गुणसूत्र। तो कुल मिला के हमें आपको ये ध्यान रखना है कि जो गुणसूत्र हैं, क्रोमोजोम है, वो किससे बने हैं? क्रोमेटिन से ही बने हैं, यानी क्रोमेटिन का ही संघनित रूप है। अब हम यहाँ गुणसूत्र को देख सकते हैं। गुणसूत्र दिखने में कुछ ऐसा होता है, लेकिन देखिए ये भी गुणसूत्र है और ये भी गुणसूत्र है। यहाँ पर क्या अंतर है? तो हम यहाँ बताएंगे साहब, यहाँ इस गुणसूत्र के अंदर एक ही क्रोमेटिड है ना, इसमें भी एक क्रोमेटिड है। हालांकि ये कौन से गुणसूत्र हैं? समजात गुणसूत्र हैं। समजात गुणसूत्र हैं ये। समजात गुणसूत्र मतलब होमोलोगस क्रोमोजोम है ये। लेकिन यहां पर एक, जैसे मान लीजिए एक मदर से आया है, एक और फादर से आया है, तो हम कह सकते हैं हमारे अंदर जैसे 23 जोड़े होते हैं, 23 जोड़े होते हैं, तो इसमें आप कह सकते हैं ये एक जोड़ा है उनमें से, ऐसे मान लो। तो ये जो जोड़ा है इसको समजात गुणसूत्र बोलेंगे। यहाँ गुणसूत्र जो है वो एक ही क्रोमेटिड का दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है। लेकिन जब इसमें डीएनए का रेप्लिकेशन हो जाएगा, यानी डीएनए जब डबल अमाउंट हो जाएगा, तो यही गुणसूत्र के अंदर ऐसे दो क्रोमेटिड हो जाते हैं और इन दोनों क्रोमेटिड को हम क्या बोलते हैं? सिस्टर क्रोमेटिड। भगिनी एक तरीके से सूत्र बोलेंगे, सिस्टर क्रोमेटिड्स इनको बोलेंगे। तो यहाँ पर एक ही गुणसूत्र के अंदर दोस्तों जब डीएनए का अमाउंट बढ़ जाता है, जस्ट डबल हो जाता है, तो हम कोशिका विभाजन में इस प्रक्रिया को दोबारा से पढ़ेंगे कि जब कोशिका विभाजित होती है तो उसमें डीएनए का अमाउंट डबल हो जाता है, यानी गुणसूत्र पहले एक क्रोमेटिड का ही होता है और डीएनए डबल होते ही दो क्रोमेटिड का हो जाता है, यानी अभी यही दोनों गुणसूत्र ऐसे दो क्रोमेटिड वाले हो गए हैं। तो अभी हम गुणसूत्र की संरचना पढ़ने जा रहे हैं। तो गुणसूत्र कुछ ऐसा दिखाई देता है और इसी का आधार लेके हम यहाँ पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखो गुणसूत्र के अंदर ये जो संरचना है, ये शलाकानुमा, इसको तो बोलते हैं क्रोमेटिड। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं यहाँ क्रोमेटिड दिख रहा है और साथ में बिंदुनुमा संरचना, इसको क्रोमोमियर, वो सेंट्रोमियर बोलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर गुणसूत्र की संरचना पढ़ने से पहले हम यहाँ बताएंगे कि गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। यानी यहाँ कुछ उदाहरण हैं, कुछ सजीव हैं, उनके अंदर गुणसूत्रों की संख्या बता रहे हैं। तो बोले मटर के अंदर पी में 14 होती है। 14 मतलब 2n का मतलब आप कह सकते हैं गुणसूत्र जोड़े में होते हैं, इसलिए आप कह सकते हैं द्विगुणित अवस्था में कितनी 14 होती हैं, लेकिन अगुणित अवस्था में 7 होंगे। ऐसे ही मक्का जो मेज है उसमें 20 होते हैं, गेहूं के अंदर 42 होते हैं, एस्केरिस जो जंतु है उसमें 2 ही होते हैं, ड्रोसोफिला जो आप कह सकते हैं फ्रूट फ्लाई है, जिसको हम फ्रूट फ्लाई बोलते हैं, उसके अंदर 8 होते हैं, फल मक्खी बोलते हैं, चिंपांजी के अंदर 48 होते हैं और मानव के अंदर 46 होते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये जो डेटा है ये आपके भले ही ज्यादा काम में नहीं आए, लेकिन फिर भी आपको ड्रोसोफिला का ध्यान रखना है, ह्यूमन का हमें पता है और मटर का ध्यान रखना है, ठीक है ना, और गेहूं का भी ध्यान में रखना है। तो दोस्तों यहाँ पर गुणसूत्र की संख्या का जो डेटा है वो तो अपने आप में स्पेसिफिक होता है, यानी हर स्पीशीज में फिक्स होता है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि प्रत्येक प्रजाति के अंदर, यानी प्रत्येक प्रजाति यानी एवरी स्पीशीज, ईच स्पीशीज में गुणसूत्रों की संख्या है, यानी कोई भी स्पीशीज हो, जैसे अभी हमने उदाहरण देखे तो उनके अंदर गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है? डेफिनेट होती है, निश्चित होती है, डेफिनेट होती है। तो इस तरीके से आपको यहाँ ध्यान रखना है, जो प्रजाति, प्रत्येक प्रजाति में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है? निश्चित होती है। ऐसे ही फ्रेंड्स यहाँ पर जीनोम एक टर्म है कि जीनोम क्या होता है। तो जीनोम में अगर हम बात करें तो जीनोम का मतलब यह है कि हमने अभी देखा गुणसूत्रों की संख्या जोड़े में होती है। गुणसूत्र कैसे होते हैं? गुणसूत्र कैसे होते हैं फ्रेंड्स? जोड़े में होते हैं, जोड़े में, यानी मनुष्य के अंदर कहते हैं गुणसूत्र में कितने हैं? 23 जोड़े हैं। टोटल कितने हैं? 46 गुणसूत्र हैं, ठीक है ना। अब हम यहाँ मनुष्य की कोशिका से जब युग्मक बनेगा, युग्मक बनेगा तो इस युग्मक में कितने आएंगे? बोले 23, यानी गुणसूत्र ही आएंगे, एक एक जोड़े में से एक एक आएगा, यानी आप कह सकते हैं 23 गुणसूत्र ही आएंगे। तो ये जो 23 गुणसूत्र आएंगे इसी को बोल रहे हैं जीनोम, यानी युग्मक के अंदर उपस्थित गुणसूत्रों की जो संख्या है उसी को हम क्या बोल रहे हैं? जीनोम। तो जीनोम क्या है? बोले युग्मक में उपस्थित गुणसूत्रों की संख्या को हम जीनोम बोल रहे हैं। और जीनोम जो है वो एक तरीके से क्या है? अगुणित गुणसूत्र है, यानी गुणसूत्रों का एक सिंगल सेट, यानी अकेला सेट। यानी जब द्विगुणित कोशिका होती है तो उसमें तो 2 सेट होते हैं, इसलिए 46 हो गए, लेकिन जो अकेला सेट होता है उसको हम बोलते हैं अगुणित गुणसूत्र। तो अगुणित गुणसूत्र अगर किसी कोशिका में है तो हम बोलेंगे वो क्या है? उस कोशिका का जीनोम है। तो युग्मकों के अंदर अगुणित गुणसूत्र ही होते हैं, यानी गुणसूत्रों का एक सेट ही होता है, 2 सेट नहीं होते, 46 नहीं होते, ओनली 23 ही होते हैं। तो अभी आप कह सकते हैं मनुष्य का जो युग्मक है, जैसे नर के अंदर शुक्राणु होता है और मादा में अंडाणु होता है, तो उसमें 23 गुणसूत्र होते हैं। तो ये जो 23 गुणसूत्र हैं ये मनुष्य का क्या है? जीनोम है। इन 23 गुणसूत्रों के अंदर सारे जीन आ गए, सारे गुणों को नियंत्रित करने वाले जीन आ गए हैं।
तो दोस्तों यहाँ पर ये तो शब्दावली थी। अब हम बात करेंगे गुणसूत्र की संरचना की, यानी गुणसूत्र की जो संरचना है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो गुणसूत्र की संरचना के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए गुणसूत्र की संरचना को अगर देखें तो यहाँ पर आप गुणसूत्र दिख रहा है, आपको क्रोमोसोम दिख रहा है, तो गुणसूत्र यहाँ पर सिंगल दिख रहा है और यहाँ डबल दिख रहा है, यानी इसमें डीएनए का अमाउंट जस्ट डबल होता है, डीएनए होते ही इसमें 2 क्रोमेटिड बन जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर अभी संरचना की हम बात करेंगे। तो गुणसूत्र के अंदर देखो क्या होता है, तो बोले गुणसूत्र की संरचना में सबसे बाहरी ओर क्या होता है, तो हम यहाँ बोलेंगे गुणसूत्र की संरचना में, जैसे हमारे सामने ये चित्र है, तो इसकी गुणसूत्र की संरचना में सबसे बाहरी ओर यहाँ पर एक प्रोटीन से बना हुआ आवरण होता है। गुणसूत्र के बाहर की तरफ क्या होता है, प्रोटीन से बना हुआ आवरण होता है। तो दोस्तों इस प्रोटीन से बने हुए आवरण को हम क्या बोलेंगे, बोले इसका नाम होता है पेलिकल। तो हम बोलेंगे गुणसूत्र में पहली संरचना क्या है, पेलिकल। तो आउटर मोस्ट प्रोटीनियस कवरिंग, यानी सबसे बाहरी परत है, ये सबसे बाहरी कवरिंग है, परत है, और किससे बनी हुई है, प्रोटीनियसिस, मतलब प्रोटीन से निर्मित है, ये प्रोटीन से निर्मित है। तो दोस्तों आपको यहां पर ध्यान रखना है कि गुणसूत्र पर जो ये बाहरी आवरण है इसको हम बोल रहे हैं पेलिकल, और ये सबसे बाहरी और प्रोटीन से बनी हुई संरचना है। फिर उसके बाद में गुणसूत्र में दूसरी संरचना है, वो है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स मतलब इसका ग्राउंड सब्सटेंस, यानी आधार पदार्थ, है ना, आधार पदार्थ, यानी जो अंदर भरा हुआ है इसके। तो बोले इसमें क्या क्या भरे हुए हैं, तो बोले एंजाइम है, मिनरल्स हैं यानी खनिज लवण, प्रोटीन है और वाटर है। यानी गुणसूत्र के अंदर अगर हम देखें तो यहाँ पर इसका जो आधार पदार्थ है वो भी इसमें भरा हुआ है। तो आधार पदार्थ में क्या बोले, एंजाइम हो गए, प्रोटीन हो गए, खनिज लवण हो गए, है ना, और वाटर हो गया, ठीक है ना। एंजाइम हो गए, प्रोटीन हो गए, खनिज लवण और वाटर, इस तरीके से यानी मैट्रिक्स के अंदर होते हैं। अब दोस्तों इसके अंदर जो गुणसूत्र के अंदर हम देखेंगे तो एक सिलेंड्रिकल संरचना दिखती है, बेलनाकार संरचना दिखती है ना, बेलनाकार संरचना। तो गुणसूत्र के अंदर जो बेलनाकार संरचना है उसी को हम क्या बोल रहे हैं, क्रोमेटिड। इस चित्र में देखेंगे तो ये एक क्रोमेटिड है, ये क्या है, एक क्रोमेटिड है, और ये क्या है, दूसरा क्रोमेटिड है। तो यहाँ गुणसूत्र का ये एक क्रोमेटिड है और ये दूसरा क्रोमेटिड है। तो हम यहाँ कह सकते हैं ये क्या है, एक क्रोमेटिड है। क्या है दोस्तों, क्रोमेटिड। और इस क्रोमेटिड के चारों तरफ जो आवरण है वो क्या है दोस्तों, बोले वो है पेलिकल, पेलिकल है, ठीक है। तो ये एक क्रोमेटिड है, ये दूसरा क्रोमेटिड है। अब गुणसूत्र का जो एक क्रोमेटिड है उसमें 2 भुजाएं होती हैं। तो दोस्तों यहां पर जो ये भुजा है इसको पी भुजा बोलेंगे और इसको क्यू भुजा बोलेंगे। पी और क्यू नाम से 2 नाम दे देते हैं, पी भुजा और क्यू भुजा। यानी एक क्रोमेटिड में कितनी भुजाएं होती हैं, 2 भुजाएं। क्या होती हैं, 2 भुजाएं होती हैं, ठीक है, 2 आर्म्स होती हैं। तो ये पी आर्म हो गई और ये क्यू आर्म हो गई। कितने आर्म्स होते हैं, 2 आर्म, तो ये पी आर्म हो गई और नीचे वाली क्या हो गई, क्यू आर्म, यानी इसके अंदर 2 भुजाएं हैं। तो देखो बेटा प्रत्येक, ये एक क्रोमेटिड है पूरा का पूरा, और इस क्रोमेटिड में कितनी भुजाएं हैं, एक भुजा ये, दूसरी भुजा ये, ठीक ऐसे ये क्रोमेटिड है, इसमें एक भुजा ये, दूसरी भुजा ये। तो इस तरीके से हम गुणसूत्र में बोल सकते हैं कि जो क्रोमेटिड होते हैं वो बेलनाकार संरचनाएं हैं। अब ये क्रोमेटिड किससे बना हुआ है, तो बोले ये डीएनए से बना हुआ है, हिस्टोन प्रोटीन से बना हुआ है, नॉन हिस्टोन प्रोटीन से बना हुआ है और आरएनए से बना हुआ है। यानी जो प्रत्येक क्रोमेटिड है इसके अंदर क्या है, बोले डीएनए भी है, आरएनए भी है। क्रोमेटिड के अंदर क्या है, बोले डीएनए भी है, आरएनए भी है और प्रोटीन है, कौन सा, हिस्टोन प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन है दोस्तों, हिस्टोन प्रोटीन है। और क्या है इसके अंदर, बोले इसमें नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी है। तो नॉन हिस्टोन, हिस्टोन दोनों प्रकार के प्रोटीन इसके अंदर हैं। तो इस तरीके से आप ध्यान रखना है आपको, क्रोमेटिड के अंदर ये प्रोटीन है। फिर इसके बाद में यहाँ पर इस क्रोमेटिड के अंदर कुछ बीड लाइक संरचनाएं दिखती हैं, मोती जैसे, या फिर आप कह सकते हैं बीड लाइक मतलब ऐसे मणियों जैसी संरचनाएं दिखती हैं, है ना, मणि जैसी संरचनाएं, जिनको बोलते हैं क्रोमोमियर। क्या बोलते हैं दोस्तों, क्रोमोमियर। तो अब तीसरी संरचना हो गई इसके अंदर क्रोमेटिड के अंदर क्या दिख रहा है, क्रोमोमियर दिख रहा है, जो आप कह सकते हैं मणि जैसी संरचनाएं हैं, मणि जैसी संरचनाएं, माला के जो मणि होते हैं उसके जैसी संरचनाएं हैं। तो वो आपको यहाँ गुणसूत्र के अंदर दिखेंगी। तो हम यहाँ कहेंगे इसके अंदर ऐसे मणि जैसी संरचनाएं हैं, ऐसे मणि जैसी संरचनाएं हैं। तो ये गोल गोल जो संरचनाएं देखें जैसे माला में दिख रही हैं, ये मणि जैसी संरचनाएं क्या हैं, ये बोले क्रोमोमियर है दोस्तों। क्या है ये, क्रोमोमियर। तो हम कह देंगे कि ये मणि जैसी संरचनाएं ये क्या है, ये है क्रोमोमियर। क्या है दोस्तों, क्रोमोमियर है ये, यानी ये रंगीन चीजें हैं और ये पूरे इस गुणसूत्र के अंदर इस तरीके से दिख रहे हैं। तो मणि जैसी बीड लाइक संरचनाएं हैं, बीड जैसी, है ना,
बीड लाइक संरचनाएं, इन बीड लाइक स्ट्रक्चर्स को बोल रहे हैं क्रोमोमियर। अब दोस्तों इसके अलावा एक संरचना और है इसमें, वो है क्रोमोनीमेटा। क्या है? क्रोमोनीमेटा। तो दोस्तों क्रोमोनीमेटा क्या है? क्रोमोनीमेटा, तो यहां हमने देखा क्रोमेटिड के अंदर हमें क्रोमोमियर भी दिख रहा है और अब क्रोमोनीमेटा भी दिखेगा। तो दोस्तों इस तरीके से ये जो सूत्र है, ये सूत्र है, इसी सूत्र को हम बोल रहे हैं क्रोमोनीमेटा। इस पूरे सूत्र को क्या बोल रहे हैं? क्रोमोनीमेटा। यानी जो क्रोमेटिड के अंदर सूत्रनुमा संरचनाएं दिख रही हैं उनको क्रोमोनीमेटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? क्रोमोनीमेटा। तो इस तरीके से क्रोमेटिड के अंदर क्रोमोमियर और क्रोमोनीमेटा आपको दिख रहे हैं। अब बेटा यहां पर हम बात करें कि गुणसूत्र के अंदर हमने देखा यहां एक क्रोमेटिड भी है, यहां डबल क्रोमेटिड है। तो ये क्या है? तो बोले गुणसूत्र विभाजन अवस्था के दौरान दिखते हैं। तो विभाजन अवस्था के अंदर 4 परावस्थाएं होती हैं। तो डबल क्रोमेटिड यानी 2 क्रोमेटिड तो किस में दिखते हैं? बोले प्रोफेज और मेटाफेज में। तो दोस्तों ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोशिका विभाजन पढ़ेंगे तब देखेंगे कि प्रोफेज व मेटाफेज में गुणसूत्रों के अंदर 2 क्रोमेटिड दिखते हैं, यानी ऐसे दिखते हैं। कैसे? 2 क्रोमेटिड वाला, ऐसा। ठीक है। और सिंगल क्रोमेटिड वाला, एक ही क्रोमेटिड वाला कब दिखता है? बोले एनाफेज व टीलोफेज में। तो दोस्तों एनाफेज व टीलोफेज में क्या दिखेगा गुणसूत्र के अंदर? तो बोले एक ही क्रोमेटिड दिखेगा, यानी ऐसा दिखेगा। तो अब आपको यह ध्यान रखना है कि ऐसी जो संरचना है, यानी गुणसूत्र की ऐसी संरचना जिसमें एकल क्रोमेटिड है, सिंगल क्रोमेटिड है, ये तो कब दिखेगा? बोले ये एनाफेज व टीलोफेज में दिखेगा। और जब गुणसूत्र ऐसा कब दिखेगा? यानी डबल क्रोमेटिड वाला, एक क्रोमेटिड दूसरा क्रोमेटिड, बोले ऐसा दिखेगा आपको प्रोफेज व मेटाफेज में। कब दिखेगा? प्रोफेज व मेटाफेज में दिखेगा। तो दोस्तों ये आपको क्लियर रखना है कि 2 क्रोमेटिड कब दिखेंगे, एक क्रोमेटिड कब दिखेगा। साथ में क्रोमोनीमेटा क्या है? बोले गुणसूत्र के अंदर जो धागेनुमा संरचनाएं दिख रही है वही क्रोमोनीमेटा है। गुणसूत्र के अंदर जो बीड लाइक संरचना है वो क्रोमोमियर है, और क्रोमेटिड है वो एक सिलेंड्रिकल संरचना है गुणसूत्र की, और ये इन पदार्थों से मिलकर बनी हुई है। अब दोस्तों हम आगे चलते हैं इसी के अंदर कि गुणसूत्र की संरचना के अंदर एक संरचना और है, और वो है सेंट्रोमियर। क्या है? सेंट्रोमियर। तो सेंट्रोमियर कहां है? बोले ये संरचना जो दिख रही है ये सेंट्रोमियर है। ये वाली संरचना क्या है दोस्तों? ये सेंट्रोमियर है। तो यहां पर सेंट्रोमियर जो है ये आपको एक गोल नुमा स्फेरिकल संरचना दिख रही है। तो ये जो सेंट्रोमियर है ये क्या है? बोले ये दोनों क्रोमेटिडों को जोड़ने का कार्य करती है, दोनों क्रोमेटिड को जोड़ने का कार्य। तो यहां चित्र में देखो सेंट्रोमियर इन दोनों क्रोमेटिड को, यानी इस क्रोमेटिड को भी और इस क्रोमेटिड को भी जोड़ने का काम कर रही है। ठीक है ना। अब यहां पर इस सेंट्रोमियर पर ही एक संरचना है काइनेटोकोर। तो काइनेटोकोर बोले प्रोटीन से बनी हुई 2 डिस्क नुमा संरचनाएं हैं इसी सेंट्रोमियर पर। इसी सेंट्रोमियर पर क्या है? यहां पर काइनेटोकोर। बोले एक तो इधर है और दूसरी ऐसी है। सेंट्रोमियर पर ऐसे 2 क्या है? डिस्क नुमा संरचनाएं हैं। और ये डिस्क नुमा संरचनाओं को हम क्या बोल रहे हैं? बोले इनको बोल रहे हैं काइनेटोकोर। क्या कहेंगे? काइनेटोकोर। तो दोस्तों यहां पर अगर हम देखें तो बोले काइनेटोकोर यानी सेंट्रोमियर पर ही प्रोटीन से बनी हुई 2 डिस्क जैसी संरचना है जो स्पिंडल फाइबर जुड़ते हैं। इससे क्या जुड़ते हैं? तरकु तंतु जुड़ते हैं आके। जब कोशिका विभाजन पढ़ेंगे तो वहां पर देखेंगे कि तरकु तंतु यहीं से आके जुड़ेंगे, यानी यहां पर इनसे आके ऐसे तरकु तंतु जुड़ेंगे, ऐसे तरकु तंतु आएंगे, इधर भी जुड़ेंगे और यहां पर भी। तो देखो काइनेटोकोर क्या हो गया अपने आप में? बोले सेंट्रोमियर पर एक डिस्क जैसी संरचना हो गई। दोस्तों काइनेटोकोर क्या हो गया? सेंट्रोमियर पर एक डिस्क जैसी संरचना। तो काइनेटोकोर के बारे में क्या ध्यान रखना है कि सेंट्रोमियर तो दोनों क्रोमेटिड को जोड़ने का काम करती है, लेकिन काइनेटोकोर बोले प्रोटीन से बनी हुई 2 डिस्क जैसी संरचनाएं हैं वो सेंट्रोमियर पर ही है। किस पर है? सेंट्रोमियर पर ही है। यहां पर देखो 2 डिस्क जैसी संरचनाएं, और ये प्रोटीन से बनी हुई, और इनसे क्या जुड़ते हैं? बोले स्पिंडल फाइबर जुड़ते हैं, यानी कोशिका विभाजन के समय जो तरकु तंतु हैं वो यहां आके जुड़ते हैं और गुणसूत्र का ऐसे विभाजन होगा, क्रोमोसोम का ऐसे स्प्लिटिंग होगा। ठीक है दोस्तों। अब देखिए यहां पर नेक्स्ट जो संरचना है कि हम सेंट्रोमियर वाला जो एरिया है इसी को एक अलग नाम और देंगे, उसको बोलेंगे प्राथमिक संकीर्णन यानी प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन। चित्र को देखो दोस्तों, यहां पर दोनों क्रोमेटिड हैं, है ना, और यहां आके सिकुड़ गए हैं, या जहां सेंट्रोमियर उपस्थित है वहां आके दोनों क्रोमेटिड सिकुड़ गए हैं। तो इसी क्षेत्र को, यानी जहां पे दोनों ये जुड़ गए हैं, सिकुड़े हुए हैं, इसी क्षेत्र को क्या बोल रहे हैं हम? प्राथमिक संकीर्णन। क्या बोलेंगे दोस्तों?
प्राथमिक संकीर्णन। तो अब यहां बोल सकते हैं प्राथमिक संकीर्णन कहां पाया जाता है, बोले गुणसूत्र में जहां पर सेंट्रोमियर है वहां पर प्राथमिक संकीर्णन होता है, ठीक है ना। तो प्राथमिक संकीर्णन कहां होता है, जहां सेंट्रोमियर है। तो आपको प्राथमिक संकीर्णन कहां पर है ये ध्यान रखना है, और काइनेटोकोर क्या है, ये क्या काम है इसका, और सेंट्रोमियर क्या है और इसका क्या काम है, ये ध्यान में रखना है। अब दोस्तों गुणसूत्र पर ही एक दूसरी संरचना और है, उसको हम बोल रहे हैं द्वितीयक संकीर्णन यानी सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन, और उसी को हम न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन भी बोल रहे हैं, एनओआर भी बोल रहे हैं। तो अब यहां पर इस चित्र में पहले हम देखेंगे, इस चित्र में देखिए दोस्तों, इसमें क्या दिख रहा है आपको कि यहां पर ये प्राथमिक संकीर्णन था, लेकिन यहां देखिए यहां जाके दोबारा सिकुड़ गया है गुणसूत्र। तो अब इसको हम बोलेंगे द्वितीयक संकीर्णन। क्या बोलेंगे दोस्तों, द्वितीयक संकीर्णन यानी सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन। तो दोस्तों यहां पर हम कह सकते हैं द्वितीयक संकीर्णन यानी जो सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन भी गुणसूत्र पर होता है, ठीक है। लेकिन यहां पर इस चित्र में हम देखेंगे तो बोले ये वाला हिस्सा है, ये द्वितीयक संकीर्णन है यानी सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन है। तो दोस्तों सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन जो है यहीं पर हमारी केंद्रिका का निर्माण होता है, यहीं पर। इसीलिए इस द्वितीयक संकीर्णन को हम एनओआर रीजन भी बोल सकते हैं, न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन, या फिर केंद्रिका निर्माण क्षेत्र भी बोल सकते हैं। इसको क्या बोलेंगे, केंद्रिका निर्माण क्षेत्र। तो दोस्तों यहां पर आपको यह ध्यान रखना है कि जो द्वितीयक संकीर्णन वाला एरिया है उसी पे क्या है, एनओआर रीजन है। तो एनओआर का मतलब क्या है, न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन। एनओआर द्वितीयक संकीर्णन को ही हम क्या बोल रहे हैं, एनओआर बोल रहे हैं। तो जहां द्वितीयक संकीर्णन है वहां पर एनओआर है यानी न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन है, यानी केंद्रिका निर्माण क्षेत्र है, यहां केंद्रिका का निर्माण होता है। अब क्वेश्चन है दोस्तों, क्या ये एनओआर रीजन सभी गुणसूत्रों पे होता है मनुष्य में? बोले नहीं, ये केवल किस पे होता है, बोले 13वें 14वें 15वें यानी 13 14 15 फिर 21वें और 22वें गुणसूत्र पर ही होता है। यानी एनओआर रीजन कहां पर होता है, ये ऐसा रीजन क्षेत्र कहां पर होता है द्वितीयक संकीर्णन, बोले इन 5 जोड़ी गुणसूत्रों में ही होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो द्वितीयक संकीर्णन कहां होता है और इसका काम क्या हो गया, बोले द्वितीयक संकीर्णन इन 5 जोड़ी गुणसूत्रों में होता है और इसका काम हो गया न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन, यानी यहां केंद्रिका का निर्माण होता है। केंद्रिका हमने पढ़ चुके हैं, केंद्रिका क्या करती है, बोले उससे राइबोसोम बनता है, ठीक है दोस्तों। अब इस चित्र में हमने प्राथमिक संकीर्णन देखा, द्वितीयक संकीर्णन देखा। प्राथमिक संकीर्णन वहां पर है जहां सेंट्रोमियर है, सेंट्रोमियर पर काइनेटोकोर है, ऐसा हमने पढ़ा, ठीक है। ये क्रोमेटिड है, इन क्रोमेटिड पर ही आप कह सकते हैं कुछ गुणसूत्रों में यहां द्वितीयक संकीर्णन है, और बोले कौन कौन से में, तो हमने अभी बताया कि इन 5 जोड़ी के अंदर है। अब हम गुणसूत्र पे एक संरचना और देखेंगे, आप इस देखोगे तो बोले अगली संरचना है वो है सैटेलाइट। तो बोले सैटेलाइट क्या है, तो हम बोलेंगे गुणसूत्र के अंदर जो एनओआर था ना द्वितीयक संकीर्णन, उसके आगे का क्षेत्र है, उसी को हम बोलते हैं सैटेलाइट। और जिन गुणसूत्रों में ये सैटेलाइट पाया जाता है उनको बोलते हैं सेट क्रोमोसोम, उनको क्या बोलते हैं, सेट गुणसूत्र। क्या बोलते हैं दोस्तों, उनको सेट गुणसूत्र बोलते हैं। यानी जिन गुणसूत्रों के अंदर ये सैटेलाइट पाया जाता है उनको सेट गुणसूत्र बोलते हैं। यहां देखो ये क्या है, यही सैटेलाइट है, ये द्वितीयक संकीर्णन था। द्वितीयक संकीर्णन के आगे का जो पार्ट है यही क्या है दोस्तों, सैटेलाइट है। अब सैटेलाइट जिन गुणसूत्रों में पाया जाएगा उन गुणसूत्रों को बोल देंगे सेट गुणसूत्र। ये पहचानने में काम आता है, यानी एक तरीके से ये क्षेत्र है इन गुणसूत्रों को पहचानने में काम में आता है। कौन से गुणसूत्रों को, 13वें 14वें 15वें 21वें और 22वें के अंदर एनओआर रीजन था, और एनओआर रीजन के आगे का जो क्षेत्र है उसको हमने बोला है सैटेलाइट। तो गुणसूत्र के इस चित्र में हम देखेंगे तो सैटेलाइट क्या है, बोले ये एनओआर रीजन है, ये एनओआर क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र एनओआर है, और एनओआर के आगे का जो क्षेत्र है ये सैटेलाइट है। और सैटेलाइट क्या है, एक तरीके से जिन गुणसूत्रों में सैटेलाइट होता है उन्हीं को हम क्या बोल रहे हैं, सेट गुणसूत्र। तो दोस्तों यहां पर आपको सेट गुणसूत्र के बारे में ध्यान रखना है। ऐसे ही दोस्तों टीलोमियर, टीलोमियर का मतलब है गुणसूत्र के छोर या ध्रुव। चित्र में देखो दोस्तों कि यहां पर गुणसूत्र के जो छोर हैं, यहां पर भी छोर है, यहां पर भी है, यहां पर भी है, यहां पर भी है। तो गुणसूत्र का जो ये छोर है ये वाला, ऐसे ही यहां पर भी ये छोर है, तो दोस्तों इधर भी छोर है ना, पोल है। इनको हम क्या बोल रहे हैं, बोले इनको बोल रहे हैं टीलोमियर। तो दोस्तों यहां पर हम ऐसे समझ सकते हैं कि गुणसूत्र जैसे मान लीजिए ये है, ये गुणसूत्र है, ठीक है ना, ये दोनों क्रोमेटिड हैं, और इन दोनों क्रोमेटिडों के आगे वाला जो क्षेत्र है यहां पर, यानी इनका जो ध्रुव है, इन ध्रुवों को क्या बोल रहे हैं दोस्तों, इन ध्रुवों को बोल रहे हैं टीलोमियर। क्या बोल रहे हैं,
टीलोमियर। तो टीलोमियर क्या है बोले, गुणसूत्रों के छोर को टीलोमियर बोलते हैं। और ये काम क्या करते हैं बोले टीलोमियर, यह एक गुणसूत्र को दूसरे से संलयित नहीं होने देता, यानी फ्यूज नहीं होने देता, जुड़ने नहीं देता, कुल मिला के गुणसूत्र को एक तरीके से नष्ट नहीं होने देता। अब इसकी खास बात क्या है बोले, टीलोमियर वाले रीजन में गुआनिन क्षारक यानी गुआनिन बेस ज्यादा पाया जाता है। तो बोले डीएनए तो नाइट्रोजनिक क्षारकों से ही तो बना हुआ है, तो उसमें जो गुआनिन है वो ज्यादा होता है टीलोमियर में। टीलोमियर में एक एंजाइम भी होता है जिसका नाम है टीलोमरेज। क्या नाम है? एंजाइम टीलोमरेज। और ये राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन है, मतलब आरएनए और प्रोटीन से बना हुआ एंजाइम है। तो दोस्तों यहां पर आपको टीलोमियर जो है इसके बारे में क्या ध्यान रखना है, गुणसूत्रों का ये ध्रुव है, गुणसूत्रों को ये फ्यूज नहीं होने देता, ठीक है ना। अब लेकिन एक बात यह है कि जैसे जैसे व्यक्ति की उम्र बढ़ती है ये गुणसूत्र छोटे होने लगते हैं, क्योंकि इनका जो टीलोमियर क्षेत्र है वो कमजोर पड़ जाता है, अब वो गुणसूत्रों को टूटने से बचा नहीं पाता है। तो टीलोमियर का काम हो गया गुणसूत्रों को एक तरीके से खंडित होने से बचाना। टीलोमियर का क्या काम हो गया? गुणसूत्रों को खंडित होने से बचाना। और इसमें नाइट्रोजन कौन सा क्षारक? गुआनिन क्षारक ज्यादा होता है। इसमें एक एंजाइम होता है जिसका नाम है टीलोमरेज, और ये गुणसूत्रों का छोर है। गुणसूत्रों के ध्रुव को क्या बोल रहे हैं? टीलोमियर। तो इस प्रकार से दोस्तों गुणसूत्रों के अंदर हमने ये संरचनाएं देखी, जिसमें हमने टीलोमियर देखा, सैटेलाइट देखा, सैटेलाइट के अलावा सेंट्रोमियर यानी प्राथमिक संकीर्णन, ऐसे द्वितीयक संकीर्णन यानी एनओआर रीजन। ठीक ऐसे ही दोस्तों यहाँ पर गुणसूत्र के अंदर हमने क्रोमेटिड के बारे में बात की कि क्रोमेटिड क्या होते हैं, किससे बने होते हैं, उनमें और क्या क्या दिखता है, ऐसे मैट्रिक्स के अंदर क्या क्या होता है गुणसूत्र के अंदर, और उसकी बाहरी झिल्ली को क्या बोलते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने गुणसूत्रों के बारे में पढ़ा। तो यहाँ पर ये क्लास काफी इंपॉर्टेंट है, यानी गुणसूत्र का एक बेसिक जानकारी है इसमें। आगे की क्लास में हम गुणसूत्रों के प्रकार पढ़ेंगे, यानी गुणसूत्रों के कुछ विशेष प्रकार भी हैं, गुणसूत्रों के आकृति के आधार पर भी उनके प्रकार हैं, तो हम नेक्स्ट क्लास में उनको पढ़ने वाले हैं। तो ये क्लास काफी इंपॉर्टेंट है। वीडियो को लाइक और शेयर कर दो जाते जाते, और नेक्स्ट क्लास ऐसे आपको मिलती रहेगी। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।